साथियों को नमस्कार। साथियों, हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखिए, अति व्यस्तता के कारण मैं प्रयोजनमूलक हिंदी की वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक दो दिन में बहुत व्यस्त था। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर आप प्रयोजनमूलक हिंदी को पढ़ा दीजिए, तो हमने सोचा कि ज़रूर आपके विश्वासों में हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहेंगे। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए साथियों, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रामाणिक रूप से हम प्रश्नों के उत्तर आपके सम्मुख रखेंगे। यदि फिर भी मानवीय भूल कभी किसी चीज़ में हुई भी हो तो आप भी उसका समुचित जो उत्तर है उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो जो हमारी पढ़ाई है वो प्रभावशाली होगी। तो इन्हीं बातों के साथ हम वीडियो में चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? देखिए साथियों, सबसे पहले प्रयोजनमूलक जो हिंदी है उस हिंदी का मतलब क्या है। प्रयोजन मतलब है उद्देश्य, मूलक मतलब है आधारित। ऐसी हिंदी जो किसी उद्देश्य को आधार मानकर आगे चल रही है। वर्तमान समय में प्रयोजनमूलक जो हिंदी है उसकी काफ़ी आवश्यकता है या काफ़ी जो है महत्व है। तो प्रयोजनमूलक से तात्पर्य हुआ जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे हम प्रयोजनमूलक कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोजनमूलक से तात्पर्य हुआ जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए, सामान्य के लिए नहीं बल्कि विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए, उसे हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। ठीक हो गया, इतना समझ लिया। अब बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपको बताना है। पहला विकल्प है आधुनिक हिंदी, दूसरा है साहित्यिक हिंदी, तीसरा है सामान्य हिंदी, चौथा है व्यावहारिक हिंदी। तो जल्दी बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर, समुचित जो उत्तर है वो क्या है। देखिए, इसका सही जो उत्तर है वो है व्यावहारिक हिंदी। ठीक है, प्रयोजनमूलक हिंदी का दूसरा नाम है व्यावहारिक हिंदी, जो हमारे व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है। अर्थात अब व्यवहार में किसी उद्देश्य को लेकर चलेगी वो हिंदी, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो सामान्यतः जो भाषा होती है वो व्यवहार में प्रयोग की जाती है, लेकिन उस ऐसा प्रयोग होगा जो किसी उद्देश्य को माध्यम मानकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या है। देखिए, जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उस प्रयोजनमूलक हिंदी की क्या क्या विशेषता हो सकती है। पहला विकल्प है अनुपयुक्त, दूसरा है सरलता और स्पष्टता, तीसरा है वैज्ञानिकता, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आप बताइए साथियों, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या हो सकती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता अनुपयुक्तता भी है। ठीक है, दूसरा सरलता और स्पष्टता भी है, तीसरा वैज्ञानिकता भी है। अतः इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह उपयुक्त सभी होगा। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता पहला तो है कि अनुपयुक्तता। जैसे हम कह सकते हैं कि उपसर्गों, प्रत्ययों और सामाजिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की जो मूल शब्दावली है स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है, इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है। ठीक है, इसलिए हम अनुपयुक्तता कह सकते हैं, अनुपयुक्त कह सकते हैं। दूसरा है सरलता और स्पष्टता। इस प्रयोजनमूलक हिंदी में सरलता है और स्पष्टता है। ठीक है, स्पष्टता से तात्पर्य है कि एकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और सरलता की बात की जाएगी। तीसरा है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता से तात्पर्य हुआ कि जो प्रयोजनमूलक शब्द हैं वो पारिभाषिक होते हैं, किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से
महत्वपूर्ण है और ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता वैज्ञानिकता भी है, क्योंकि प्रयोजनमूलक शब्द पारिभाषिक शब्द होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है। ठीक है, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे इसलिए हम इसे इस हिंदी भाषा में या प्रयोजनमूलक हिंदी में वैज्ञानिकता भी देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है। देखिए साथियों, ऊपर आपने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या है। अब पूछा जा रहा है कि प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है। तो पहला विकल्प है प्रयोजनीयता, दूसरा है वैज्ञानिकता, तीसरा स्पष्टता, चौथा है आलंकारिकता। तो जाहिर सी बात है, देखिए इसका पहला उत्तर तो होगा नहीं, क्योंकि प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयोजनीयता, ये तो इसका सही उत्तर होगा। दूसरा वैज्ञानिकता भी होती है इसमें, और स्पष्टता भी होती है, अतः आलंकारिकता नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रयोजनमूलक हिंदी है इसमें आलंकारिकता नहीं होती है। चौथा प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप कैसा है। अब आपको प्रयोजनमूलक हिंदी का जो स्वरूप है, जो ढांचा है एक, उस ढांचे को बताना है कि कैसा स्वरूप है उसका। पहला है सैद्धांतिक रहित हिंदी, दूसरा अव्यावहारिक, तीसरा है कामकाजी हिंदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, कामकाजी हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप जो है कामकाजी हिंदी के बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर भोलाशंकर तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप हैं। देखिए, डॉक्टर भोलाशंकर तिवारी जी बहुत बड़े भाषाविद थे, उन्होंने भाषा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है ना। तो पूछा जा रहा है कि जो भोलाशंकर तिवारी थे, उन्होंने कितने रूप बताए हैं प्रयोजनमूलक हिंदी के। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 7। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है 7। ठीक है, भोलाशंकर तिवारी जी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के 7 रूप हैं। छठवां प्रश्न है, गद्य खंड में विभक्त विचारों को कम से कम लिखना, शब्दों में लिखना। गद्य खंड में प्रयुक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बताइए। पहला विकल्प है पल्लवन, दूसरा विकल्प है शब्द भंडार, तीसरा विकल्प है संक्षेपण, चौथा विकल्प है इनमें से या इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा संक्षेपण। गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना संक्षेपण कहलाता है। अब संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण अथवा सार लेखन। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी अनुच्छेद या किसी परिच्छेद या विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। ठीक है, संक्षेपण मतलब सार रूप में लिखना। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है 7वां, ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है। देखिए, ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में एक शब्द है, उस अंग्रेजी ड्राफ्टिंग शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। पहला विकल्प है प्रारूपण, दूसरा विकल्प है टिप्पण, तीसरा विकल्प है प्रतिवेदन, चौथा विकल्प है संक्षेपण। तो साथियों बताइए ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है। ड्राफ्टिंग मतलब होता है प्रारूपण। ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूपण। उसके बाद आगे आता है 8वां, हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो बताना अंकुर है या शब्दमाला है या आकृति है या शुभ लाभ है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा शुभ लाभ। तो शुभ लाभ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 9वां प्रश्न है, कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है। देखिए, जो कार्यालय कार्य है उनमें नोटिंग शब्द का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है टिप्पण लिखना, दूसरा विकल्प है ज्ञापन लिखना, तीसरा विकल्प है मसौदा लिखना और चौथा विकल्प है सूचना लिखना। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है टिप्पण लिखना। ठीक है, कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ है टिप्पण लिखना। 10वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है,
हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, धार्मिक संस्थान में, विज्ञान और तकनीक शिक्षा में, उपरोक्त सभी में, या रेलवे प्लेटफॉर्म में? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो धार्मिक संस्थान में भी होता है, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में भी होता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? जैसे कि बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको आपने बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है प्रतिवेदक, दूसरा है प्रारूपण, तीसरा है संक्षेपण, चौथा है टिप्पण। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा प्रारूपण। प्रारूपण क्या करता है? सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करता है। उस प्रारूप तैयार करने की, वो जो प्रारूप तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रारूपण कहते हैं। आगे है संक्षेपण। साथियों आपको बताना है कि संक्षेपण क्या होता है। जैसे कि हमने ऊपर भी बताया था कि संक्षेपण क्या होता है, सार लेखन या किसी अनुच्छेद या परिच्छेद या विस्तृत टिप्पणी के बारे में संक्षिप्त कर देना, उसे हम संक्षेपण कहते हैं। तो उसकी जो भाषा है वो कैसी होती है? चमत्कारपूर्ण होती है, सरल व सहज होती है, आलंकारिक होती है, या उपरोक्त सभी होती है? आप बताइए, आप इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सरल व सहज। संक्षेपण की जो भाषा है वो सरल भी होती है और सहज भी होती है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? तो साथियों आपको बताना है जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसका कौन सा रूप नहीं है। पहला है सृजनात्मक भाषा, दूसरा है रचनात्मक भाषा, तीसरा है व्यापारिक भाषा, चौथा है संवैधानिक भाषा। प्रयोजनमूलक हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक भाषा। देखिए प्रयोजनमूलक हिंदी का जो रूप है वो सृजनात्मक भाषा भी है, रचनात्मक भाषा भी है और व्यापारिक भाषा भी है। 14वां प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक का नाम क्या है? देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में प्रबल संभावना है एलटी लेक्चरर या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने की। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक का नाम क्या है आपको बताना है। पहला है मोटूरी सत्यनारायण, दूसरा है प्रताप शाही, तीसरा है रामनाथ शिवरंजन, चौथा है शिवचरण दास। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मोटूरी सत्यनारायण। देखिए मोटूरी सत्यनारायण कौन थे? आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध भाषाविद थे। इन्होंने 1972 में प्रयोजनमूलक हिंदी की स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा 1972 में प्रयोजनमूलक हिंदी की स्थापना की किसने? आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध भाषाविद मोटूरी सत्यनारायण ने। ठीक है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्तापूर्ण पल्लवन के लिए अनिवार्य है? आपको बताना है कि जो गुणवत्तापूर्ण पल्लवन है उसके लिए अनिवार्य है क्या है। पहला है मौलिकता और सरलता, दूसरा है कृत्रिमता और सहजता, तीसरा है बनावटी और सरलता, चौथा अलंकृत भाषा। तो गुणवत्ता मूलक जो पल्लवन है उसके लिए जो अनिवार्य है वो क्या है साथियों आपको बताना है। ठीक है, उसके लिए जो अनिवार्य है वो क्या है? देखिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा मौलिकता और सरलता। जो गुणवत्तापूर्ण जो पल्लवन है उसके लिए जो अनिवार्य है वो मौलिकता भी होनी चाहिए और सरलता भी उसमें होनी चाहिए। 16वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? पहला है श्रव्य माध्यम, दूसरा है मुद्रण माध्यम, तीसरा है परंपरागत माध्यम, चौथा है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। क्या आता है? ईमेल। ठीक है, जनसंचार माध्यम जो है उस जनसंचार माध्यम में जो ईमेल है वो आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। 17वां प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रयोजनमूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है। जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसका उदाहरण नहीं है। पहला है वाणिज्यिक प्रयुक्ति, दूसरा है वैज्ञानिक भाषा प्रयुक्ति, तीसरा है कार्यालय प्रयुक्ति, चौथा है खेतीबाड़ी प्रयुक्ति। जो प्रयोजनमूलक हिंदी है वो
किस में प्रयोग नहीं होती है, तो आपको बताना है कौन सी प्रयुक्ति नहीं है। साथियों इसका सही उत्तर होगा वाणिज्यिक प्रयुक्ति नहीं है। ठीक है। 18वां प्रश्न है प्रारूप लेखन का अर्थ है। देखिए जो प्रारूप लेखन है उसका क्या अर्थ है? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। दूसरा है आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी। तीसरा है गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना। चौथा है नियुक्ति के लिए कार्यालयी आदेश करना। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूप लेखन कहलाता है। 19वां प्रश्न है संक्षेपण में भाषा नहीं होनी चाहिए। तो जो संक्षेपण में भाषा है वो कैसी नहीं होनी चाहिए इसको बताना है आपने। पहला है सरल, दूसरा है स्पष्ट, तीसरा है कठिन, चौथा है विशेष। तो संक्षेपण की जो भाषा है वह कठिन नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विशेष होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। 20वां प्रश्न है हिंदी प्रयोजनमूलक भाषा के क्षेत्र में कब स्वीकृति हुई? हिंदी को प्रयोजनमूलक भाषा के क्षेत्र में कब स्वीकृति हुई ये बताना है आपने। पहला विकल्प है स्वतंत्रता से पहले, दूसरा है मध्य युग में, तीसरा है स्वतंत्रता के बाद, चौथा है आदिम युग में। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता के बाद में हिंदी को प्रयोजनमूलक भाषा के क्षेत्र में स्वीकृति मिली। ठीक है। तो साथियों ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मुझे संभावित प्रश्न पत्र में पूछे जाने की जिनमें संभावना दिखी। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी उपयोगी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।